dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 21. I'm Dr. Parvez Ahmed, and this lecture we will discuss about the black body radiation. आइए आज की लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का उन्वान है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. So you know that when matter is heated as emit radiations, आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी मैटर को वो हीट करते हैं, सो आफ्टर इट्स बीइंग हीटेड, जब आप इसको अलाउ करते हैं, सो इट्स एमिट रेडिएशंस, वो रेडिएशंस को एमिट करती है. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी या इन a perfect black body या black body, there are different questions. मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है या परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, और इस ब्लैक बॉडी को साइंटिस्ट इतना अहमियत क्यों देते हैं, इसको इतना स्टडी क्यों करते हैं, इसकी क्या रीजंस हैं. ठीक है. सो पहले हम डिफाइन करते हैं कि ब्लैक बॉडी है क्या. ठीक है. सो ए ब्लैक बॉडी इज a cavity in a materials that only emits thermal radiation. ठीक है. कि ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या है, इस तरह के आप इस फिगर में देख सकते हैं. ये हमारे पास क्या है, एक कैविटी है, एक मटेरियल के अंदर क्या है, ये एक कैविटी है, एक गार सी है. ठीक है. जो कि क्या करते हैं, जो कि थर्मल रेडिएशन को एमिट करती है. ठीक है. इनकमिंग रेडिएशन इज ऑब्जर्व इन द कैविटी, और इसके साथ साथ जो इनकमिंग रेडिएशन है उनको ऑब्जर्व करती है. या हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी हमारे पास एक ऐसी बॉडी है इन द फॉर्म ऑफ ए कैविटी इन मटेरियल which observe almost all the radiations falling on it. ठीक है. जो कि almost तमाम जो इनकमिंग रेडिएशन है, इनकमिंग रेडिएशन से मुराद हमारी है थर्मल रेडिएशन, जब उस पर पड़ती है तो वो उसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. और जब इसकी एक ख़ास हद से वो बढ़ जाती है, ठीक है, जब ये फुली सारे उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर एक ख़ास लिमिट के बाद वो इन तमाम फिर जो रेडिएशन ऑब्जर्व रेडिएशन है उसको फिर वक्फे के साथ वो एमिट करती है. ठीक है. तो जब ये रेडिएशन यहाँ पर कैविटी के अंदर दाखिल हो जाती है, सो कैविटी के अंदर ये मुख्तलिफ डायमेंशंस में मुख्तलिफ जो वॉल्स है कैविटी के, उनके साथ टकराती है और उसके अंदर ये जज़ब हो जाती है. तो ऐसे बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसे बॉडी को हम ब्लैक बॉडी वो कहते हैं. और अगर हम बात करते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी से मुराद एक ऐसी बॉडी है जो ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशन की जितनी भी रेडिएशन है उस पर फॉल करती है, वो सारे के सारे रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है. ठीक है. और लास्ट जो लेक्चर है जब हम ब्लैक होल को डिस्कस कर रहे थे, तो ब्लैक होल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब परफेक्ट और आइडियल ब्लैक बॉडी, कि वो हमारे पास एक परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी है, क्योंकि वो हर तरह के जो रेडिएशन है उसको वो ऑब्जर्व करती है. ठीक है. सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज theoretically इंटरेस्टिंग. मतलब यहाँ पर हमने क्वेश्चन पुट अप किया था कि मतलब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से वो इंटरेस्ट, इसमें साइंटिस्ट इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं. ठीक है. और मतलब क्वेश्चन ये भी होता है कि ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है. ठीक है. सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज theoretically इंटरेस्टिंग. क्यों? Because the radiation properties of the black body are independent of the particular materials. ठीक है. कि उनकी जो रेडिएशन प्रॉपर्टीज़ है, ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन प्रॉपर्टी है, वो जो पर्टिकुलर मटेरियल्स है उससे इंडिपेंडेंट है. ठीक है. मतलब जो रेडिएशन प्रॉपर्टीज़ है ब्लैक बॉडी की, वो जो पर्टिकुलर मटेरियल से जो ब्लैक बॉडी बना है उससे वो प्रॉपर्टीज उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता. ठीक है. सो physicists can study the properties of the intensity versus the wavelength at fixed temperature. ठीक है. तो आप फिजिसिस्ट इससे क्या चाहते हैं कि फिजिसिस्ट जो मतलब है वो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. ठीक है. इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे वो स्टडी करते हैं. फिजिसिस्ट क्या चाहते हैं या फिजिसिस्ट क्या करते हैं ब्लैक बॉडी के साथ, वो जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे वो स्टडी करते हैं. ठीक है. सो इस सिलसिले में हमारे पास जो फर्स्ट स्टडी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में बेसिकली होता क्या है कि मतलब वीन डिस्प्लेसमेंट में क्या किया गया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो रिलेटिव इंटेंसिटी है
उसको स्टडी किया गया, ठीक है, वर्सेस वेवलेंथ। और वो जो स्टडी है दैट वाज बीन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मतलब जो रिलेटिव इंटेंसिटी है उसको प्लॉट किया गया वेवलेंथ के निस्बत से। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी क्या है। सो इंटेंसिटी एज अ फंक्शंस ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा एंड a temperature is defined as the total power radiated per unit area per unit wavelength at a given temperature, ठीक है। अब इंटेंसिटी से क्या मुराद है? इंटेंसिटी से मुराद है टोटल रेडिएटेड पावर, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पे टोटल कितना पावर पर यूनिट एरिया या पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ वो रेडिएट होता है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब जो वीन्स है, वीन्स की डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहती है? सो द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इट सेड दैट द मैक्सिमम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस शिफ्ट टू स्मॉलर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है। अब वीन्स ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको स्टडी किया, ठीक है, और उसकी जो इंटेंसिटी है उसको वर्सेस वेवलेंथ वो प्लॉट किया, ठीक है। और उसी को उसने मुख्तलिफ टेम्परेचर पे स्टडी किया। मुख्तलिफ टेम्परेचर पे उसने इंटेंसिटी को वर्सेस जो वेवलेंथ है उसको स्टडी किया। तो उसने देखा कि जब क्या है कि जब वो टेम्परेचर को बढ़ाता है तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है, दैट इज़ बीन शिफ्टेड टू लोअर वेवलेंथ, ठीक है। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटी हैज बीन प्लॉटेड वर्सेस द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। सो यू कैन सी हेयर कि व्हेन द टेम्परेचर इज 900 केल्विन, सो यहाँ पर आप देखें कि इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटी इज वेरी स्मॉल, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.1, ठीक है। लेकिन जो ही टेम्परेचर्स को बढ़ा दिया जाता है, अब यहाँ पर देखें कि जो मैक्सिमम है दैट इज़ अराउंड समवेयर अराउंड 3, लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है दैट इज़ अराउंड 1200, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमा है दैट इज़ शिफ्टेड टुवर्ड लोअर वेवलेंथ, ठीक है, लोअर वेवलेंथ की तरफ आ रहे। आई मीन इनिशियली वी हैव 1200 केल्विन, देन 1500, तो यहाँ पर देखें कि मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.8 तक इंटेंसिटी आ जाती है, ठीक है। So when we further increase the temperature, I mean that was being observed by the Wiens, ठीक है, Wiens ने इसको observe किया कि when the temperature reached to 1800 Kelvin, so here we have the maximum intensity, ठीक है, here the lambda is maximum, but you can also observe कि जो intensity है, जो wavelength मतलब है it's been shifted toward the lower wavelength। अब यहाँ पर जो wavelength है that is almost 1.2 और 1.3 something। सो ये जो रिलेशंस है दैट वाज बीन स्टडीड बाय वीन्स। और वीन्स ने क्या कहा? वीन्स ने कहा कि द मैक्सिमम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टू स्मॉलर वेवलेंथ, ठीक है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि टेम्परेचर को जो ही इंक्रीज किया जा रहा है, तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेवलेंथ है दैट इज बीन शिफ्टेड टुवर्ड लोअर वेवलेंथ। यहाँ पर देखें दिस इज लोअर वेवलेंथ। और उसने जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसके टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन डेवलप किया कि लैम्डा मैक्सिमम टाइम द टेम्परेचर that is equal to 2.898 and 10 raised to power -3 millikelvin, ठीक है, सॉरी मीटर केल्विन, m फॉर मीटर, k फॉर केल्विन। सो मीटर केल्विन ये वीन्स की जो है क्या है, दैट इज बीन नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। वीन्स के बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन ने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया और उसके मुताबिक जो टोटल पावर रेडिएटेड है इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, के जो रेडिएटेड पावर है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और इसकी जो एनालिसिस है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस वो शो किए कि आर रेडिएटेड पावर is a function of the temperature. Here you see that this is the radiated power is a function of the temperature and it is equal to integral from 0 to infinity, ठीक है, lambda that is show the intensity, ठीक है, as a function of the as a function of lambda and temperature, ठीक है, d lambda that is the change in the wavelength, that is equal to epsilon sigma t, that is that for the temperature, power 4,
तो ये रिलेशन है स्टीपल बोल्ट्जमैन लॉ का, मतलब मैथमेटिकल उसने एक रिलेशन दिया कि जो टोटल रेडिएटेड पावर है वो टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ नोन, ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं स्टीपल बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। ये हमारे पास स्टीपल बोल्ट्जमैन लॉ है। इसमें जो कांस्टेंट है सिग्मा, इट इज़ बीन एक्सपेरिमेंटली मेजर to be 5.6705 and 10 raised to power minus 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू पावर 4। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली मेजर क्वांटिटी है, ये जो सिग्मा है, और इसकी ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन इज कॉल्ड द एमिसिविटी, और इसकी जो यूजुअल वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर आइडियलाइज ब्लैक बॉडी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास आइडियलाइज ब्लैक बॉडी है तो उसके लिए जो सिग्मा है, इसकी वैल्यू, सॉरी, जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू 1 होती है, और वी कॉल दैट एमिसिविटी, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन में इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। मतलब आइडियलाइज ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और अगर मतलब नॉर्मल कंडीशन में है कि नॉर्मल कंडीशन में हम कहते हैं कि इस द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ एन आइडियल बॉडी। नॉर्मल कंडीशन में मतलब ये सिंपली एक रिलेशन है, एमिसिव पावर मतलब एक रेशियो है एमिसिव पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी, और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर हम कहते हैं कि बॉडी हमारे पास आइडियलाइज ब्लैक बॉडी है तो उसी के लिए जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब स्टीफन बोल्ट्जमैन के बाद मतलब एक और जो ग्रुप था दो बंदों का, रिलेग्स एंड जीन्स, लॉर्ड रिलेग एंड जेम्स जीन्स, उन्होंने भी जो क्लासिकल थ्योरीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की और थर्मोडायनामिक्स की, उसको यूटिलाइज करके ये साबित करने की कोशिश की कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन should be L, that is intensity as a function of lambda and temperature should be equal to 2 pi CKT over lambda raised to power 4, ठीक है। मतलब ये जो बंदे थे लॉर्ड रैली, ठीक है, जॉन स्ट्रट एंड जेम्स जीन्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और इसी फार्मूले की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो ब्रांचेस यूटिलाइज की फिजिक्स की, दैट वाज क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो क्लासिकल थ्योरीज है उसको और थर्मोडायनामिक को यूटिलाइज करके उसने जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन थी उस पे काम किया, और उसके लिए एक रिलेशंस को डेवलप किया। और उनकी जो रिलेशंस है फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी, इट वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज लैम्डा L as a function of wavelength and temperature is equal to 2 pi C KT divided by lambda raised to the power 4। तो इन्होंने मतलब similarly they show that U as a function of frequency and temperature that is equal to 8 pi f square KT divided by C cube, ठीक है। सो likewise जब यहाँ पर आप ये वैल्यू जो है इसमें पुटिंग करते हैं, so we get U as a function of frequency and temperature that is equal to 8 pi f cube divided by C cube into 1 over exponential h f over kt minus 1, ठीक है। इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, so approximate is equal to 8 pi f cube divided by C cube dot 1 over 1 plus h f plus kt minus 1। और ये हमने क्यों लिया कि यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेशन की कि एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है, ये जो वैल्यू है एच एफ और के टी उसको हमने एक्स कंसिडर किया, ठीक है। तो हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एक्स। मतलब हम कहते हैं कि ये जो दोनों की जो वैल्यू है एच एफ और के टी, इनकी जो रेशो है क्या है कि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आती है। कि अगर ये वैल्यू हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो
सो देन द एक्सपोनेंशियल, ये जो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, दैट एक्सपोनेंशियल इसको हम फिर कहते हैं, एज्यूम करते हैं कि दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस दिस पर्टिकुलर वैल्यू. And it is under what condition? It is under conditions when we say that कि ये जो इनकी जो वैल्यू है ये it is very small. So you can see that here instead of this whole term यहाँ पर हमने लिखा है 1 plus HF over KT. It's because of this approximation. हमने कहा था कि exponential x approximately equal to 1 plus x for very small x. That is when h tend to infinity. Sorry, when h tend to 0. जब हम कहते हैं कि h की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि that tend to 0. ठीक है, in classical physics. Also for small f, ठीक है, and large t. मतलब इसमें हम कंडीशन जो दूसरी पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स वो ये भी है कि फॉर स्मॉल एफ, ठीक है, एंड लार्ज टी, कि एफ स्मॉल हो टी लार्ज हो, तो उसी में भी हमारे पास फिर ये कंडीशन वो लागू हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है. सो इट अप्रोचेस द डेटा इट लॉन्गर वेवलेंथ. अब यहाँ पर अब देखें तो ये डेटा पे अप्रोच कर रहा है लॉन्गर वेवलेंथ पे. ठीक है, यहाँ पर देखें तो वेवलेंथ हमारे पास क्या है, दैट इज यू कैन सी दैट 2000 से अबाव है. ठीक है, ऑलमोस्ट 3000 पे करीब है. ठीक है, सो इट अप्रोच द डेटा एट लॉन्गर वेवलेंथ बट इट डिविएटेड बैडली एट शॉर्टर वेवलेंथ. के रेलिक जीन जो फार्मूला है लॉन्गर वेवलेंथ को वो कर रहा है, लेकिन जब ये शॉर्टर वेवलेंथ पे आता है तो शॉर्टर वेवलेंथ पे ये डिविएट कर रहा है. हियर यू कैन सी दैट ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये रेलिक जीन्स फार्मूला है कि जब ये लोअर वेवलेंथ की तरफ आता है तो देयर वी हैव द डिविएशंस. ठीक है, तो यहाँ पर ये बैडली डिविएट होता है शॉर्टर वेवलेंथ. So this problem for small wavelength became known as the ultraviolet catastrophe. ठीक है, इसको हम ultraviolet smaller wavelength पे ultraviolet catastrophe कहते हैं, and was one of the outstanding exceptions that classical physics could not explain. और यहाँ पर ये हमारे पास एक बहुत बड़ी मतलब क्लासिकल फिजिक्स की एक नाकामी थी कि क्लासिकल फिजिक्स में इसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए कोई फार्मूला, कोई रूल नहीं था टू एक्सप्लेन दैट व्हाई I mean the Rayleigh-Jeans formula for the black body radiations मतलब it's fail or it's deviate at a shorter wavelength. ठीक है, कि Rayleigh-Jeans ने जो फार्मूला वो डिवेलप किया कि वो क्लासिकल फिजिक्स को जब इस पे अप्लाई किया गया सो इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन. मतलब उसमें यहाँ तक एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि मतलब यहाँ पर रीज़न दे सके कि ये क्यों स्मॉलर वेवलेंथ पे डिविएट कर रहा है. तो हमारे पास दो बेसिक लॉज थे जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया. एक पहले जो था पहला जो इससे पहले मतलब हमारे पास था दैट वाज गिवन बाय वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो वीन्स की जो डिस्प्लेसमेंट लॉ थी आई मीन दैट परफेक्टली एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इट्स ए लोअर वेवलेंथ. ठीक है, लेकिन लार्जर या लार्जर वेवलेंथ पे मतलब इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन हायर और लार्जर वेवलेंथ. ठीक है, फिर जो Rayleigh-Jeans फार्मूला आया, Rayleigh-Jeans ने मतलब हायर वेवलेंथ पे मतलब इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जब फार्मूले को अप्लाई किया टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ. ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ पे इसने बैडली वो क्या किया, डिविएट किया. ठीक है, और इसी यही जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है फॉर स्मॉलर वेवलेंथ दैट लेटर नोन एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ. ठीक है, और ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल थी कि उस वक्त जो क्लासिकल फिजिक्स था ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. सो देन वी हैव प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. ठीक है, और प्लैंक रेडिएशन लॉ ने जो मैक्स प्लैंक था ही assumed that the radiation in a cavity was emitted and observed by some sort of the oscillations. ठीक है, कि मैक्स प्लैंक ने ये एज्यूम किया कि कैविटी के अंदर मतलब मैक्स प्लैंक ने भी अपनी थ्योरी अप्लाई की और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक जो मतलब रेडिएशन है कैविटी के अंदर वो एमिट और ऑब्जर्व होते हैं इन फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द ऑसिलेशन. कि उसने ऑसिलेशन का कंसेप्ट दिया कि ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेशंस होती है and it's where only those oscillation
where which the जो मतलब है रेडिएशन है वो एमिट या ऑब्जर्व होती है, ठीक है, एंड दैट वर कंटेन एट द वॉल, और ये जो ऑसिलेशन हो ये वॉल के अंदर कंटेन होती है, ठीक है. So he used Boltzmann's statistical method to arrive at the following formula that fit the black body radiation data. तो इसने जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल मेथड था उसको यूटिलाइज किया है और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए एक फार्मूला वो डेवलप किया, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल डेटा के साथ वो फिट आता था. And that was the intensity as a functions of the wavelength and the temperature is equal to 2 pi c square h divided by lambda raised to power 5 and to 1 over exponential hc over lambda kt lambda kt minus 1, ठीक है. And this relation that is being known as Planck's radiation law, ठीक है. And we remember that is being derived by utilizing, मतलब ये जो मैक्स प्लैंक था उसने बेसिकली काम किया किस पे, बोल्ट्जमैन की जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, ठीक है, उसकी जो कैलकुलेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए वो इस फार्मूले पे पहुंच जाए, ठीक है. ये फार्मूला ये डिराइव किया गया दैट पेट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बिल्कुल फिट आता है. So here it is important to mention that कि Planck made two modification to the classical theory. अब ये इसको somehow हम कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी आप मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो है प्लैंक्स ने दो मॉडिफिकेशन किए क्लासिकल थ्योरी में. वो मॉडिफिकेशन क्या थी? फर्स्ट मॉडिफिकेशन के उसने ऑसिलेशन का कंसेप्ट दिया कि प्लैंक्स ने कहा कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो रेडिएशंस है जो ऑब्जर्व होती है एमिट होती है इट बाय सम सॉर्ट ऑफ द ऑसिलेशंस, ठीक है. तो उसने ऑसिलेशन का कंसेप्ट दिया और ये बताने की कोशिश की, अपने जो दो उसने मॉडिफिकेशन वो प्रेजेंट की, उसमें ये बताने की कोशिश की कि द ऑसिलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक origins can only have certain discrete energy determined by En is equal to NHF, ठीक है. कि जो ऑसिलेटर्स है जिसकी ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है, कैन ओनली हैव सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जीज, ठीक है, कि उनकी सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी होती है, ठीक है. एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय दिस रिलेशन En इज इक्वल टू NHF, ठीक है. इसमें जो n है एंड हमारे पास क्या है, इंटीजर है, इसकी नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन वो हो सकती है. और f हमारे पास क्या है, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, ठीक है, कि f हमारे पास क्या है, जो ऑसिलेटर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और h जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 6.6261 एंड 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड. जो सेकंड मॉडिफिकेशन थी वो ये थी कि द ऑसिलेटर कैन ऑब्जर्व और एमिट एनर्जी एंड डिस्क्रीट मल्टीपल्स of the fundamentals quantum of energy given by delta E is equal to HF, ठीक है. कि मतलब जो ऑसिलेटर है, हर जो ऑसिलेटर है वो जो एनर्जी ऑब्जर्व या एमिट करेगा that will be in discrete multiple of the fundamental quantum energy given by this relation. कि इस रिलेशन के मुताबिक मतलब जो ऑसिलेटर्स है वो एनर्जी मतलब क्या करेगा, एनर्जी वो डिस्क्रीट पैकेट्स में मतलब वो एमिट करेगा, और वो इसकी इक्वेशन के मल्टीपल के फॉर्म में मतलब वो हो सकता है. तो ये मतलब प्लैंक्स का जो प्लैंक्स की रेडिएशन लॉ है जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को शॉर्टर वेवलेंथ पे और लॉन्गर वेवलेंथ पे दोनों पे वो एक्सप्लेन किया with the help of these modifications, ठीक है. And this is also known as quantum law of black body radiation, okay. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.